नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। अब देखो, लास्ट चैप्टर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि मेंडल ने लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, इस रीजन का पता लगाने के लिए जो है अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए नहीं किए। उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया। अब ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले तो गए। जीन जो है अपना क्या होती है, आनुवंशिकता की इकाई होती है, लेकिन अपना आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में और उन कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है, तो वो होता है अपना डीएनए, जिसे अपन क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दूसरा जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कौन सा है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि आपका आरएनए। इन सब के बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए इधर, सबसे पहले कि डीएनए ये टॉपिक है जिनको हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ की खोज यानी कि किसने की, आरएनए संसार, डीएनए प्रतिकृति, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट, स्थानांतरण या अनुवादन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मानव जीनोम परियोजना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये टॉपिक जो है हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कि मेंडल के कार्यों से यह ज्ञात हुआ कि कारक वंशागति को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर जाते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। अब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है? भाई, एक स्पर्म सेल है यानी कि शुक्राणु कोशिका है, एक अंडाणु कोशिका है, वो दोनों आपस में फ्यूज किए तो युग्मनज बन गया। उस युग्मनज में डेवलपमेंट हुआ तभी तो जाके एक भ्रूण का विकास हुआ। अब उस भ्रूण के अंदर, उस बच्चे के अंदर जो है कैरेक्टर्स कहाँ से आए, ये आए उनके मम्मी पापा से, यानी कि उनसे क्या मिला, उनको एक आनुवंशिक पदार्थ मिला जो कि क्या है, डीएनए है और आरएनए है। हमारे अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, डीएनए होता है। देखिए, अनेक वर्षों पश्चात यह ज्ञात हुआ कि सभी सजीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो आपका डीएनए और आरएनए है ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। अब इनकी जो संरचना है यानी कि ये बनते कैसे हैं, किससे मिलके, इनके कंपोनेंट्स क्या है, इसके बारे में अपन जो है यहाँ पर इस पार्ट के अंदर चर्चा करेंगे। देखिए इधर, फ्रेडरिक मेस्टर ने न्यूक्लिक अम्लों की खोज की। ये न्यूक्लिक अम्ल आपके कितने हुए, 2 टाइप के न्यूक्लिक अम्ल हुए। एक है आपका आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा है आपका डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों के अनेक अणुओं से मिलकर बना होता है, अतः यह न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखो सब चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे और न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तभी तो जाके आपके ये जो न्यूक्लिक अम्ल है वो बनेंगे। तो देखिए, आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, टाइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है 3। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या, टाइड का मतलब होता है 3 और साइड का मतलब क्या होता है, 2। यानी कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर कुछ 2 कंपोनेंट होंगे और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होंगे। सिंपल सी बात है, टाइड का मतलब होता है अपना 3। तो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन होती है ये 3 चीजों से मिलके बनी होती है। किस किस से, सबसे पहले आती है आपकी पेंटोज शर्करा, फिर है फॉस्फेट ग्रुप और
तीसरा जो कंपोनेंट है वो इसका क्या है, नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक। इन तीन चीजों से मिलके जो है आपका क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें तो तीन है, लेकिन ये न्यूक्लियोसाइड है। इस न्यूक्लियोसाइड में केवल दो चीजें होंगी। कौन कौन सी, इसमें होगी पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन बेस। अब देखिए एक चीज, ये जो आपका नाइट्रोजन क्षार होता है, नाइट्रोजनी बेस होते हैं, ये पेंटोज के शर्करा के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना लेगा। अब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ अटैच होके क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड बना लेगा, क्योंकि दो कंपोनेंट है, दो में ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ और इन्होंने क्या बना लिया, न्यूक्लियोटाइड बना लिया। अब डीएनए के अंदर क्या होता है कि डीएनए के अंदर इस तरीके से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, वो इस तरीके से सर्पिलाकार फॉर्म में जुड़ी रहती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो है क्लियर हुआ या नहीं। अब देखिए, ये जो आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक जो आपके होते हैं वो दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो जो आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक होता है प्यूरीन, प्यूरीन क्षार, और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन, और इनको पिरिमिडीन अपन लिख सकते हैं। ये जो आपके प्यूरीन होते हैं ये दो होते हैं, कौन कौन से, तो प्यूरीन में आपके आते हैं एडिनिन, पहले कौन से हैं, एडिनिन होता है, और दूसरा होता है आपका ग्वानिन। इस एडेनिन को अपन व्यक्त करते हैं ए से और ग्वानिन को व्यक्त करते हैं अपन जी से, क्योंकि भाई अब किसी चीज की स्ट्रक्चर बनाएंगे इतने बड़े बड़े नाम लिखेंगे, इससे अच्छा जो है हम इनके पहला लेटर लिख लेते हैं और इनको इससे व्यक्त कर देते हैं। फिर आपके जो पिरिमिडीन बेस होते हैं वो आपके तीन हैं, कौन कौन से, तो देखो एडेनिन ग्वानिन तो अपना इधर आ गया, फिर अपना आता है थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये तीन जो है आपके क्या होते हैं, पिरिमिडीन बेस होते हैं। अब देखो आपको क्या इसमें चीज समझनी है कि डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, द्विकुंडलीय संरचना होती है, उसके अंदर एक प्यूरीन बेस एक पिरिमिडीन बेस के साथ जुड़ा रहता है। अब कौन सा जो है किसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो देखो आपका जो एडेनिन होता है वो थायमीन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, अब ये जो एडेनिन है वो थायमीन के साथ हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये होती है आपके डीएनए के अंदर यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के अंदर। आरएनए के अंदर क्या होगा, आरएनए के अंदर ये जो आपका थायमीन है ना, इसकी जगह केवल यूरेसिल पाया जाता है, बाकी जो है इसमें सेम होता है। ठीक है, कि साइटोसिन ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़े रहेंगे और एडेनिन थायमीन की जगह यूरेसिल से जुड़ा रहेगा आरएनए की स्ट्रक्चर में। तो ये क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं, दो टाइप के जो आपके न्यूक्लिक अम्ल में मिलते हैं। दूसरी बात करते हैं अपने शुगर की यानी कि शर्करा मॉलिक्यूल की। किसकी बात करते हैं, शर्करा की यानी कि शुगर की। तो ये जो आपकी शर्करा होती है ये पेंटोज शुगर होती है। पेंट का मतलब क्या होता है, पांच, पहनने वाली पेंट नहीं, पेंटोज। तो पेंटोज में जो है कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, पांच जो है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आपको पता है ग्लूकोज के अंदर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन आपके पेंटोज शुगर के अंदर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। उसको अपन कहते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है, अब ये जो शुगर है वो भी आपके दो टाइप की है, एक है राइबोज शुगर और दूसरा है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है,
जो आरएनए होता है उसके अंदर राइबोज शुगर होती है और डीऑक्सी राइबोज जो शुगर है वो किसके अंदर होगी, डीएनए के अंदर होगी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि आपकी जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है उसमें सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है। सेकंड जो कार्बन है उस पर एक ऑक्सीजन कम होता है केवल डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये क्या हुए, नाइट्रोजन बेस हो गई, ये आपकी हो गई पेंटोज शुगर। थर्ड चीज जो है वो क्या है, आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। थर्ड क्या है आपका, फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा कि जैसे मान लो कि आपकी एक चेन है, ठीक है, एक ये चेन है, अब ये दूसरी चेन है ना, उसको ये फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से जो है इस तरीके से जोड़ेगा दूसरी चेन से। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो ये फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से लगे रहते हैं और इन चेनों को जोड़ते हैं। ये जो आपकी न्यूक्लिक एसिड की चेन बनी है, यानी कि जो न्यूक्लिक अम्ल बना है आपका, इसका जो एक सिरा होता है वो 5' होता है और जो दूसरा सिरा होता है वो 3' होता है। ये जो 3' सिरा है इस पे OH ग्रुप लगता है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल जो है सिरा होता है। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका ये जो है डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है। ये मान लीजिए ये क्या है, दूसरा स्ट्रैंड है, यहाँ पर 3' होगा और यहाँ पर 5' होगा। इस तरीके से आपके जो है न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। अब डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में यानी कि द्विकुंडलीय संरचना के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है इस तरीके से सर्पिलाकार फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ती है, जो अपन पढ़ेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में। देखिए आप इधर एक बार कि अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, परंतु कुछ विषाणुओं में आरएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ होता है। एग्जाम के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के अंदर ये बन सकता है कि जो डीएनए है उसका फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए हो गया अपना डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए हो गया अपना राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि कुछ विषाणु यानी कि वायरसेस के अंदर होता है। अब देखिएगा कि आपका जो डीएनए होता है उसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं। कितने डबल स्ट्रैंड होते हैं, कुछ इस तरीके से 2 यू स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के अंदर। लेकिन आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है उसके अंदर, यानी कि केवल इस तरीके से रिबन लाइक स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रैंड होगा किसके अंदर, आरएनए के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए आगे। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक होता है। डीएनए की लंबाई इससे मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करती है। न्यूक्लियोटाइड की लंबाई प्रत्येक जीव की विशेषता है। जैसे जीवाणु भोजी, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। इसके बाद लैम्डा जीवाणु भोजी में 48,502 क्षार युग्म मिलते हैं और एस्चेरिशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म व मनुष्य में अगुणित डीएनए में 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं, यानी कि बेस पेयर। आगे देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। तो जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें टाइड का मतलब 3, तो ये किस किस से मिलके बना होता है, देखो डीएनए आरएनए दोनों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है, तो आपके जो डीएनए है आरएनए है दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ये जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो कि आपके 2 टाइप के होंगे, प्यूरिन और पिरिमिडीन। एडेनिन और गुआनिन जो है आपका क्या है, प्यूरिन बेस है और आपके पिरिमिडीन में आ जाएगा साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब देखिए इधर फिर दूसरा है आपका पेंटोज शुगर। क्या है दूसरा, पेंटोज शुगर। ये जो पेंटोज शुगर होती है इसके अंदर 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए अपन इसको कहते हैं पेंटोज शुगर। 2 टाइप की, राइबोज शर्करा और दूसरी है आपकी डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, फिर आपका है फॉस्फेट ग्रुप। देखिए आगे अब इधर सबसे पहले अपन आते हैं पेंटोज शुगर पर।
इस शर्करा में 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर कहते हैं। पेंट का मतलब क्या होता है, 5 होता है। पेंटोज शर्करा के आधार पर 2 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जिसमें राइबोज शर्करा होती है उसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए कहते हैं, और जिसमें डीऑक्सी शर्करा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, यानी कि डीएनए के अंदर जो है डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं डीएनए। अब देखिए इधर, ये है आपके राइबोज शुगर। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा हो तो कितने कार्बन है, देखो इसका फॉर्मूला है C5H10O5। तो अगर आपको नजर आ रहा हो इसमें कितने कार्बन है, 5 तो इसके अंदर कार्बन है। कितने हैं, 5 जो है इसके अंदर कार्बन है। ये जो 10 हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, और बाकी 5 इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। बाकी 5 क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गई, आपकी राइबोज शर्करा हो गई। डीऑक्सी राइबोज शर्करा के अंदर क्या होगा, देखो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो इस वाले दूसरे कार्बन पर एक OH की कमी है, एक ऑक्सीजन की कमी है, तो उसको अपन ने क्या कह दिया, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, चलिए देखिए इधर, डीऑक्सी शर्करा में दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन अणु क्या होता है, कम होता है। शर्करा फॉस्फेट तथा क्षार को जोड़ने वाली कड़ी है। अब देखो, फॉस्फेट तथा क्षार को जोड़ने वाली कड़ी कौन है, आपकी शुगर हो गई, यानी कि शर्करा हो गई, पेंटोज शुगर हो गई। देखिए अब आगे, अब अपन देखते हैं फॉस्फेट अणु। तो फॉस्फेट अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है आपकी, जो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है उनको जोड़ने का कार्य करेगा। जैसे ये आपकी एक न्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, इस फॉस्फेट ग्रुप ने कर दिया। थर्ड जो कंपोनेंट आता है वो अपना क्या आएगा, इसके बाद आएंगे अपने नाइट्रोजन बेस। देखिए इधर, यह बंध एस्टर फॉस्फेट बंध कहलाता है। जो इन 2 आपकी न्यूक्लियोटाइड चेन है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना उसको अपन ने क्या कह दिया, एस्टर फॉस्फेट बंध कह दिया। यह शर्करा के कार्बन नंबर 3' पर एक न्यूक्लियोसाइड से तथा 5' पर दूसरे न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है। तो देखो, ये जैसे आपके चेन होती है, ये 5' सिरा है और ये 3' सिरा है, तो अब दूसरी वाली का तो क्या आएगा, दूसरी वाली का 5' ही तो आएगा। तो इस तरीके से ये एक के 3' पे और दूसरे के 5' पे जुड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे, थर्ड अपना आता है नाइट्रोजन बेस। कितने टाइप के होते हैं ये जो नाइट्रोजन बेस है, यानी कि नाइट्रोजन क्षारक 2, प्यूरिन हो गया और पिरिमिडीन हो गया। ठीक है, प्यूरिन के अंदर जो आपके आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। क्या आते हैं, प्यूरिन के अंदर ये है आपका एडेनिन, और ये क्या है आपका गुआनिन। तो इसको अपन ने G से व्यक्त कर दिया और इसको A से व्यक्त कर दिया। और यहाँ पे पिरिमिडीन के अंदर अपने 3 आ गए, क्या, साइटोसिन, थायमिन और ये है आपका यूरेसिल। ये जो यूरेसिल होता है ये आरएनए में होता है, तो आपका जो क्या बोलते हैं कि एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है डीएनए में डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन के। आरएनए के अंदर क्या होता है कि इस थायमिन की जगह बस क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। तो ये जो यूरेसिल है आपका किस में पाया जाएगा, आरएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आई कैन, यही बात समझ में। चलिए आगे देखिए, पायरिमिडीन में थायमिन, साइटोसिन और आपका क्या होता है, यूरेसिल होता है। डीएनए में थायमिन व साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में साइटोसिन और क्या होता है, यूरेसिल होता है। यानी कि आपके जो है इसके स्थान पर ये यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, देखिए प्यूरिन्स में एडेनिन तथा ग्वानिन प्रकार के होते हैं। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थायमिन डीएनए में मिलेगा और थायमिन के स्थान पर यूरेसिल किस में मिलेगा, आरएनए में मिलेगा। तो इस तरीके से एडेनिन और थायमिन जुड़ता है किसमें, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के अंदर, और आरएनए के अंदर क्या जुड़ता है, अपना जो एडेनिन है वो इस थायमिन की जगह यूरेसिल से जुड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखिए आगे, न्यूक्लियोसाइड तो एक अणु नाइट्रोजन क्षारक के साथ एक अणु शर्करा के जुड़ने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी,
न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड, साइड का मतलब दो, तो आपके इसमें क्या होगी, एक तो शुगर होगी और साथ के साथ नाइट्रोजन बेस होगा। इसको अपन क्या कह देंगे, न्यूक्लियोसाइड कह देंगे। न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर अपना जो है फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाएगा, शुगर आ जाएगी और नाइट्रोजन बेस आ जाएगा। आई बात समझ में, तो इसीलिए अपन इसको टाइड कहते हैं। अब ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन मिलके जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेती है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपकी बना लेती है। और ये जो है फिर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से सर्पिलाकार फॉर्म में जुड़ जाती है, डीएनए का निर्माण करती है। देखिए आगे इधर, न्यूक्लियोटाइड एक अणु न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल का एक अणु जुड़कर क्या बना लेता है, फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ जाता है तो इसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और अपना न्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पर बन गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस प्रकार अनेक न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, तो ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेती है। इस तरीके से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा के 5 डैश यानी कि 5 डैश किनारे पर स्वतंत्र फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, जबकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5 डैश किनारा कहते हैं जिसे, और जो दूसरा सिरा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, 3 डैश किनारा कहते हैं, जिस पर आपका कौन सा ग्रुप होता है, उस पर होता है OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। और इस तरीके से आपकी जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में सर्पिलाकार फॉर्म में जुड़ जाती हैं, और इस सर्पिलाकार फॉर्म में जुड़ के बन के ये क्या बना लेती है, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेती है, द्विकुंडलित संरचना बना लेती है। आपको इस डायग्राम के अंदर अगर नजर आ रही हो, देखो एक चेन ये रही और दूसरी चेन इसके पीछे, और इसमें जो है किस तरीके से सर्पिलाकार फॉर्म में ये जो चेन है वो आपकी जुड़ चुकी है। अब आपको इस डायग्राम के अंदर कुछ ये अंदर की साइड सीढ़ियां नजर आ रही हैं, ये इस तरीके से, ये जो सीढ़ियां हैं ये चढ़ने वाली सीढ़ियां नहीं है, इसके अंदर ये जो आपकी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, इसमें जो है आपके नाइट्रोजन बेस जो कि क्या है, एडेनिन है। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं आपके, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थायमिन हो गया और साइटोसिन हो गया। डीएनए में तो यही 4 होते हैं, यूरेसिल तो होता नहीं है। तो अब इन 4, ये जो आपको अंदर सीढ़ियां नजर आ रही है ना, ये कुछ नहीं है, आपके नाइट्रोजन बेस है, जिसमें आपके एडेनिन और थायमिन तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन के, और साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो आपके किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं आपके हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में। अब इस जो आरएनए है उसमें बस इस थायमिन की जगह आपका क्या होगा, यूरेसिल होगा, और इस तरीके से ये जो है वो आपका क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है, आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए, उसी के आधार पर जो है आनुवंशिक पदार्थ की खोज हुई, जिसे अपन कहते हैं डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो आपका है डीएनए आरएनए, ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल 2 टाइप के, डीएनए है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो सभी सजीव होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर, विषाणुओं के अंदर आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ। ये जो आपका आनुवंशिक पदार्थ है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है। अब ये जो आपकी न्यूक्लियोटाइड चेन होती है ये 3 चीज़ों से मिलके बनी है, फॉस्फेट समूह, शुगर यानी कि पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक। जो आपके नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आपका एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पिरिमिडीन के अंदर आपके 3 आते हैं, यूरेसिल आएगा, थायमिन आएगा और साइटोसिन आएगा।
डीएनए में एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन जो है आपका ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह आपका यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये जो आपकी पेंटोज शुगर होती है ये दो टाइप की है, एक तो है राइबोज शर्करा और दूसरी है आपकी डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो आपकी जो राइबोज शर्करा होती है, इसको पेंटोज शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। जो पेंटोज शुगर है आपकी, उसमें उसके कंपैरिजन में डीऑक्सी पेंटोज शुगर के अंदर दूसरे जो कार्बन है उस पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, केवल इतना से इनमें डिफरेंस होता है। और फॉस्फेट ग्रुप ये क्या करता है, 2 न्यूक्लियोसाइड चेन है उनको जोड़ेगा, तभी तो आपकी न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। अब ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन मिल जाती है तो इसे अपन कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या करेगी, सर्पिलाकार फॉर्म में जुड़ती है और डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।